नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इतिहास को दोहराने के इस क्रम में इस समय हम कलिंग की चेदी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने मौर्योत्तर काल को पढ़ना आरंभ किया है। हमने देखा कि मौर्य वंश का पतन होता है और उसके साथ बहुत सारी शक्तियां जो कि विदेशी भी हैं और देशज भी हैं, वो सिर उठाने लगती हैं। और इन सिर उठाती शक्तियों और राजवंशों के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि ये गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बीच की कड़ी है। बीच में ये जोड़ने का सेतु का काम करती हैं और इस सभ्यता के संक्रमण में भारतीय संस्कृति किस प्रकार से प्रभावित होती है यह भी देखना है। तो देखिए, कलिंग का जो चेदी वंश था और चेदी राजा था शिशुपाल, इसके बारे में हमने महाजनपदों के संदर्भ में पढ़ा है। अब यहाँ पर चेदी वंश का जो संस्थापक था वो महामेघवाहन था। ये ऐतिहासिक विवरण है। इसमें ऐसा कहा गया है कि कलिंग का चेदी वंश जो था, इसमें खारवेल ये सबसे प्रतापी सम्राट के तौर पे देखा जाता है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख आपने सुन रखा है। तो खारवेल जो था ये सबसे प्रतापी सम्राट के तौर पे चेदी वंश में गिना जाता था। महानतम सम्राटों में से एक था। अब इसका मतलब ये है कि महानतम सम्राट और भी थे, सिर्फ ये अकेला नहीं था। उड़ीसा का जो प्रांत है, मतलब उड़ीसा प्रांत जो है, वहां पे भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुम्फा से, गुम्फा का मतलब है गुफा, तो यह जो गुम्फा है यानी गुफा है, यहां से एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है और इसी को कहा जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख। उड़ीसा प्रांत का जो भुवनेश्वर है वहां से 3 मील की दूरी पर यह स्थित है। उदयगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पे हाथी गुफा है। हाथी गुफा से बना हुआ है हाथी गुम्फा और वहां से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस पर तारीख नहीं है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा बनने के 13 वर्ष तक का जो शासनकाल है उसकी घटनाओं का विवरण मिलता है। मतलब खारवेल के पूरे शासन की जानकारी और साथ साथ आसपास के जो और शासक हैं उनके भी क्रियाकलापों की सूचना यहाँ से प्राप्त होती है। लेकिन विशिष्ट बात क्या है कि इस पे तारीख नहीं। और यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है और इस वजह से ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख काफी मायनों में खास है। हाथी गुम्फा इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये हाथी नाम की गुफा से प्राप्त हुआ है। और लोकेशन अगर देखना चाहे तो उड़ीसा प्रांत का ये भुवनेश्वर वाला क्षेत्र है, मतलब भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है, पहाड़ी वाले क्षेत्र में ये स्थित है। तो वहां से इसकी प्राप्ति हुई है। 13 वर्ष तक का जो पूरा इसका शासनकाल था खारवेल का, उसका बृहद वर्णन यहां से प्राप्त होता है। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों, खारवेल की महत्ता का वर्णन यहाँ किया गया है। तो दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांडे, इन्हें पराजित किया था। इनको हराकर यहाँ पर ये सम्राट बनता है। और यहां तक दिया हुआ है कि पांडे शासक से इसने गधे से हल चलवाया था। ये आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? ये बेइज्जती है, मतलब यहाँ पर इज्जत उतारने वाली बात है। पहले तो इसने क्या किया, चोल, चेर और पांड्यों को पराजित किया और पांड्य देश में जाकर इसने, मतलब पांड्यों के क्षेत्र में जाकर इसने वहां के राजा से गधे से हल चलवाया था। आमतौर पर बैल से हल चलवाया जाता है, लेकिन यहाँ गधे से हल चलवाने का मतलब ये है कि आप बेइज्जती करना चाह रहे हैं, इज्जत उतारना चाह रहे हैं, वही चीज है। और इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। यह जैन मतावलंबी था, झुका हुआ था। जैन धर्म को इसने स्वीकार नहीं किया था। स्वीकार करने का जो प्रमाणिक यहाँ पे दस्तावेज है वो नहीं मिलता है। तो ये हमने हाथी गुम्फा अभिलेख और खारवेल के बारे में देखा। इनका जो तारीख है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके बाद पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को देख लीजिए। इसको सर्वाधिक प्रसिद्धि इसके न्याय संबंधी सुधारों से मिलती है। जस्टिनियन को, जो कि रोमन शासक था, इसकी प्रसिद्धि किस बात से है? न्याय संबंधी सुधारों से है। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संसाधन के लिए उत्तरदायी था। रोमन कानून का जनक इसे कहा जाता है। उसका बकायदा लेखा जोखा करना और उसकी विस्तृत व्याख्या करना, ये इसके पाले में आता है। इसके बाद स्ट्रेटो द्वितीय, इसका वर्णन हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। इसने सीसे के सिक्के चलवाए थे। और इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईस्वी तक माना जाता है। ये सूचना कोई नई नहीं है। स्ट्रेटो प्रथम और स्ट्रेटो द्वितीय को हमने देखा। मिनांडर का बेटा रहता है स्ट्रेटो प्रथम, और मिनांडर और स्ट्रेटो प्रथम ये सब बौद्ध धर्म की ओर आसक्त होते हैं और बाद में बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है और नागसेन के साथ इनका वाद विवाद होता है। तो वही मिलिंद पन्हो नाम के ग्रंथ में वर्णित है। ये सब हम देख चुके हैं पीछे। यहाँ पर स्ट्रेटो द्वितीय के बारे में कहा गया है कि ये भी एक हिंद यवन शासक था और इसका शासन काफी लंबे समय तक रहता है, 25 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईस्वी तक। तो ये कुछ जानकारियां थी। अब इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कुछ देख लीजिए। एक एक करके इनके बारे में देखना है। गौतमीपुत्र सातकर्णी पहले, उसके बाद वशिष्ठीपुत्र पुलिमावी, ये बाद में। यह सातवाहन वंश का महानतम शासक था, यानी सबसे महान था। कौन? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। अपनी माता का नाम ये आगे लगाता था।
इसके शासन और उपलब्धियों के बारे में जो जानकारी है वो नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का इतिहास अगर जानना है तो नासिक अभिलेख को पढ़िए, वहां से इसकी सूचनाएं प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था को स्थापित करता है और इसके अलावा जो प्राचीन वैदिक व्यवस्था थी, वैदिक में उत्तर वैदिक जो व्यवस्था थी जिसमें कि वर्ण व्यवस्था को कठोर बनाकर ऊंच नीच का भेदभाव पैदा किया गया था, उसको यह मजबूत करता है और इस कारण इसे एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। और इसके अलावा वर्ण संकर पे ये प्रतिबंध लगाता है। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। इसकी उपाधि का नाम दिया हुआ है। ये जो शब्द है यहाँ दिया हुआ है ये विचित्र है और ये समझ से बाहर है। असल में जो शब्द है वो क्या होगा? क्षत्रिय दर्प मान मदनस, ये शब्द है। यहाँ पर पता नहीं किस वैरायटी का दिया हुआ है, खैर जाने दीजिए। क्षत्रिय दर्प मान मदनस ये शब्द है और इसका मतलब यह है कि क्षत्रियों के घमंड का हरण करने वाला, ऐसा उपाधि इसने खुद से धारण की थी। अब ये मत सोचिएगा कि मैडम जी ने उपाधि दे दी है, नहीं, ये ऐतिहासिक उपाधि है, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था ये कट्टर ब्राह्मण था, ऐसा हम कह सकते हैं और इसीलिए इसे एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। यहाँ जातिवादी व्यवस्था जो थी वो बहुत उभर कर प्रबल रूप में सामने आती है और ये इसकी सबसे बड़ी बुराई थी, बाकी इसकी वीरता में कोई संदेह नहीं है। तो ये क्षत्रिय दर्प मान मदनस की जो उपाधि है ये धारण करता है। ये शब्द यहाँ गलत दिया है, इसको बना लीजिएगा। आगे चलते हैं। नासिक अभिलेख से इसकी सूचना प्राप्त होती है और इसमें त्रिसमुद्र तोमपित वाहन के तौर पे इसे देखा जाता है। वही चीज है, इसके घोड़े ने 3 समुद्रों का जल पिया था, मतलब इतने साम्राज्य पर इसने जीत हासिल की थी, इसकी सूचना यहाँ से मिलती है। इसके अलावा शक शासक नहपान को इसने पराजित किया था, ये भी सूचना यहाँ से प्राप्त होती है, मतलब शकों की शक्ति का दमन इसने किया था। तो बाकी इसमें अच्छाइयाँ थी, यह काफी प्रतापी शासक था और अपने कुल में सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी था। लेकिन वर्ण व्यवस्था को पक्ष देने की वजह से, वर्ण व्यवस्था का पक्षधर होने की वजह से इसका जो चेहरा है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। आगे चलते हैं। उपाधियां इसने जो धारण की थी, इतना महान अगर कोई शासक होगा, मतलब वीर होगा, वीरता के मामले में महान, तो वीर अगर होगा तो वो उपाधियां धारण करेगा और पहले के समय में ये प्रचलन बहुत बढ़ चढ़कर चला आ रहा था। तो जो उपाधियां है उसमें राजा राज की उपाधि है। उपाधियां महत्वपूर्ण है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। राजा राज की उपाधि, वेंकट स्वामी या वेंकटर स्वामी की उपाधि, इसके बाद विंध्य नरेश की उपाधि, ये सब ये धारण करता है। ये सब टाइटल किसकी है? गौतमीपुत्र सातकर्णी की। और यहाँ पर अपनी माता का नाम ये अपने नाम के आगे जोड़ता था, ये खास बात है। आगे चलते हैं। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यहाँ भी माता का नाम आगे जुड़ रहा है, इसे देख लीजिए। सातवाहन वंश में ये खास बात है, यहाँ पर पुरुष सत्तात्मक समाज को थोड़ा पीछे करके मातृसत्ता को महत्व दिया गया है। माता का नाम ये आगे जोड़कर चलते थे, जैसे कि आप गौतमीपुत्र सातकर्णी को देख लीजिए। इसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलमावी में भी वही दिखाई देता है। पुलमावी इसका नाम था और वशिष्ठी का ये बेटा था, ऐसे यहाँ पर नाम लगा हुआ है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बारे में ये दिया हुआ है कि यह गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र और इसका उत्तराधिकारी था, इसका बेटा था और इसकी माता का नाम वशिष्ठी था। शक शासक रुद्रदामन ने पुलमावी को 2 बार हराया था। रुद्रदामन का जो अभिलेख है उससे ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि उसने पुलमावी को 2 बार हराया था, लेकिन संबंधी था इसका ये, मतलब दोनों के बीच में आपस में रिश्तेदारी थी और इस वजह से ये इसे बर्बाद नहीं करता है, बार बार इसका मान मर्दन करके इसे छोड़ देता है, मतलब इसके घमंड को तोड़ता है और इसे वापस जाने देता है। तो इस बार मतलब ये 2 बार पराजित करता है, चाहता तो नष्ट कर सकता था लेकिन करता नहीं है। इसके बाद पुलमावी ने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि को धारण किया था, मतलब ये जितना था नहीं उससे ज्यादा दिखाता था, अपने आप को ऊंचा दिखाने का प्रयास करता था, उतना ये वीर था नहीं। वीरता किसमें थी? इससे पहले वाले में थी, इसके पिता में थी, गौतमीपुत्र सातकर्णी में। तो यहाँ कुछ सूचना है। और इसके अलावा पुलमावी के समय में खास बात क्या है कि समुद्री व्यापार और नौसैनिक शक्ति का पर्याप्त मात्रा में विकास होता है, मतलब समुद्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की जो प्रबल इच्छा है वो यहाँ पर परिलक्षित होती है, मतलब दिखाई जाती है, ये हम देखते हैं। और इसके बाद सबसे अंतिम वाले को देख लीजिए, यज्ञश्री सातकर्णी। यह सातवाहन वंश का अंतिम शासक था और इसके सिक्कों पर नाव के चित्र दिखाई देते हैं, मतलब नौसेना और जो समुद्री व्यापार है, जहाज वगैरह है, उसमें इसकी रुचि थी और इसकी रुचि जो है वो इसके सिक्कों पर दिखती है। सातवाहन वंश के बारे में कुछ और तथ्य देख लीजिए। तो सातवाहन शासकों ने सबसे पहले सीसे के सिक्के चलवाए थे, अलग अलग धातुओं के सिक्के चलवाने का रिवाज था, तो इन्होंने सबसे पहले सीसे के सिक्के चलवाए थे, ये खास बात है। और सातवाहन राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को आश्रय देती थी, जबकि जो पुरुष होते थे वो वैदिक धर्म को प्रश्रय देते थे। यहाँ पर दोनों को वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, मतलब पुरुषवादी जो समाज है उसका यहाँ पे कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता है।
दोनों को बराबर का दर्जा मिला हुआ था, पुरुषों को भी बराबर दर्जा मिला था और महिलाओं को भी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ऐसा किस बात से स्पष्ट हो रहा है? यहाँ पर पुरुष जो थे वो वैदिक धर्म का पालन करते थे और वो स्त्रियों के विचारों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। वहीं जो स्त्रियां होती थी वो पुरुषों के विचारों में या उनका जो धर्म था उसमें हस्तक्षेप नहीं करती थी। ये परंपरागत हिंदू धर्म को मानते थे जो पुरुष होते थे। इसका विवरण आप पीछे देख भी चुके हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के मामले में। लेकिन जो महिलाएं थी वो बौद्ध धर्म की ओर झुकी हुई होती थी। दोनों में विचारों का अंतर पाया जाता था, लेकिन फिर भी पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ प्राप्त थी। और सातवाहन काल में महिलाएं शिक्षित थीं और पर्दा प्रथा नहीं थी। महिला सशक्तिकरण की यहाँ झलक तो दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सामाजिक बुराइयां भी यहाँ स्पष्ट होती हैं जो कि वर्ण व्यवस्था के रूप में हमें दिखती हैं। तो महिलाएं शिक्षित थी और महिलाओं का महत्व तो हम लोग इसी बात से देख सकते हैं कि अपनी माता का नाम ये आगे लगाते हैं। पिता के नाम की बजाय अपनी माता के नाम से जाने जाना इन्हें ज्यादा पसंद होता है। वशिष्ठी पुत्र, उसके अलावा गौतमी पुत्र, ये सब जो उदाहरण है यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं सातवाहन वंश के शासकों के बारे में। और मातृसत्तात्मक होने का जो आभास है वो यहाँ से प्राप्त होता है। स्त्रियों को बराबर के अधिकार प्राप्त थे, वो संपत्ति में हिस्सेदार होती थी और अंतरजातीय विवाह होते थे। अच्छा, सातवाहन वंश के जो शासक थे उनके शासन काल में अंतरजातीय विवाह होते थे, लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास आपको दिखाई देता है। देखिए, गौतमी पुत्र जो सातकर्णी था, इसने क्या किया? इसने वर्ण संकर पर प्रतिबंध लगाया, यानी अंतरजातीय विवाहों पर रोक लगाई। उसके बावजूद इसके समाज में ऐसी व्यवस्था प्रचलित थी, मतलब ये विरोधी था लेकिन समाज में इसके ऐसा होता था। तो दोनों चीजें यहाँ एक साथ दिखाई देती हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि उसने जो है विरोध किया था और यहाँ समर्थन किया जा रहा है। दोनों ही चीजें एक साथ चल रही थी। जैसे होता है ना कि माता पिता अपने विचार रखते हैं और पुत्र जो है वो दूसरी चीजों पर अमल करता है, वही बात यहाँ थी। प्रजा जो थी उसके अपने विचार थे और राजा के अपने विचार थे। राजा उसको मनवाता जरूर था लेकिन प्रजा पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता था। ये एक खास बात थी। आगे चलते हैं। यहां तक सातवाहन वंश के शासकों को देखा। अब इसके बाद बिंबिसार के बारे में यहाँ कुछ सूचना है, इसको देख लीजिए। बिंबिसार 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की वास्तविक महत्ता का संस्थापक इसे माना जाता है। हालांकि मगध साम्राज्य की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मगध साम्राज्य को एक प्रभावशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो बिंबिसार को दिया जाता है। हर्यक कुल से इसका संबंध था, आप जानते हैं। इसके बाद प्रसेनजीत के बारे में कहा गया है कि कौशल महाजनपद का ये राजा था और ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था। उनका ये उसी के समय का इसका भी शासन था। गौतम बुद्ध का जो समय है वो 563 से लेकर 482 ईसा पूर्व है। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था, ये आप जानते ही हैं, जग जाहिर बात है। और मिनांडर जो कि एक यवन था, इसने यहाँ पे नागसेन के साथ जो वार्ता की थी उसे मिलिंद पन्हों में संकलित किया गया है और इसे भारत में मिलिंद के नाम से संबोधित किया जाता था। मिलिंद इसका नाम नहीं था, भारत में इसे इस नाम से बुलाया जाता था। और उत्तर भारत में ग्रीक इंडो या इंडो ग्रीक शासक के तौर पे इसे देखा जाता है। इसका समय 155 अथवा 150 से लेकर 130 ईसा पूर्व तक था। इसका जो समय है वो दिया हुआ है, ये खास है, बाकी जानकारियां तो पुरानी है। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत ये तीनों ही समकालीन थे, लेकिन मिलिंद इनका समसामयिक नहीं था। यहां पर तुलना की गई है 3 अलग अलग या 4 अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग व्यक्तित्व के लोग हैं, उनकी यहाँ तुलना की गई है। तो तुलना करने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है, ये देखना है कि इनमें से कौन से समकालीन है। समकालीन कौन किसका है, इस पर प्रश्न बनते हैं, आपने देखा भी है परीक्षाओं में, तो यहाँ भी बन सकता है। बिंबिसार, बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों क्या है, समकालीन है। इनका जो जीवन काल है वो एक समय का है, जबकि जो मिलिंद है वो इनका समकालीन नहीं है। हालांकि इसका भी संबंध बौद्ध धर्म से है, ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। ये कुछ बातें हम यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इस पर चर्चा कर लेते हैं। रुद्रदामन का जो समय है वो 130 से लेकर 150 ईस्वी है। इनका जो जूनागढ़ अभिलेख है ये गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है, ये हमने देखा है। और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का ये अभिलेख है। भाषा संस्कृत है और जो लिपि है वो क्या है, ब्राह्मी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा क्या है, संस्कृत है। और संस्कृत के अभिलेखों में ये सबसे प्राचीनतम माना जाता है, सबसे बड़ा भी और सबसे प्राचीनतम भी। इसके अलावा संस्कृत की जो काव्य शैली है उसका सबसे पहला नमूना यहीं से मिलता है। ये बार बार बताया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण भी है। इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख खास क्यों है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, जिसका बनवाने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को, और इससे बांध वगैरह या नहरें निकलवाने का जो श्रेय है वो अशोक को दिया जाता है। और सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही इसने करवाई थी, मतलब बिना मजदूरी किए इसने करवाई थी।
जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। मतलब इसमें मौर्यों का भी योगदान है और ये जो रुद्रदामन है इसकी भी सूचना यहाँ से प्राप्त होती है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भाषा के मामले में खास है, लिपि के मामले में खास है, और उससे जो घटनाएं हमें प्राप्त होती है, मतलब घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है, वह भी महत्वपूर्ण है। तो कुछ अभिलेखों को ध्यान में रखिएगा, जैसे हाथी गुम्फा है या ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ऐसे बहुत सारे हैं। इसके बाद कुछ और चीजें, उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन, सोने के सिक्कों का प्रचलन, ये हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, मतलब जो इंडो ग्रीक थे उन्होंने करवाया था। जबकि इन्हें नियमित रूप से या पूर्ण रूप से जो प्रचलित करवाने का श्रेय है वो कुषाणों को दिया जाता है। कुषाणों के समय में इन्हें नियमित रूप से चलाया जाने लगा, नियमित मुद्रा के तौर पे मान्यता दी गई। कुषाण शासकों ने स्वर्ण और ताम्र दोनों के ही सिक्के चलवाए थे, पहले तांबे के और बाद में दोनों के, और इनका व्यापक पैमाने पर प्रचलन भी था। और इनके जो सिक्के होते थे उनमें शुद्धता होती थी, धातुगत शुद्धता होती थी, अशुद्ध सिक्के नहीं होते थे। ये कुछ चीजें हैं। अब कुषाण वंश जो है इसके बारे में यहाँ से विस्तार से देखेंगे, एक एक करके इसके जो राजा हुए हैं कुषाण शासक, उनकी जानकारी है। तो कुषाण मध्य एशिया के यूची जाति के लोग थे। ये यूची जनजाति या यूची जाति से संबंधित लोग थे, और भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला जो कुषाण शासक था वो कुजुल कटफिशस था। ये शुरुआती शासक था, मतलब ये आक्रमण करता है और यहाँ पर एक बड़े भूभाग पर कब्जा करके वहां अपना साम्राज्य स्थापित करता है, तो नींव यही डालता है। अब इसमें सबसे पहला जो प्रतापी शासक है वो विम कटफिशस है। इसका नाम आप देखते हैं, ये फटफिशस या कटफिशस दोनों नामों से देखा जाता है। कहीं कहीं आपको कटफिशस मिलेगा और कहीं कहीं फटफिशस मिलेगा। फिलहाल यह जो है कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। नींव डालने वाला कुजुल है, लेकिन उसे बढ़ाने वाला विम है। और इसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि में जो अक्षर थे वो गुदे हुए होते थे, और इसके सिक्कों पर शिव, नंदी बैल और त्रिशूल, इनकी जो आकृतियां थी वो खोदी जाती थी। मतलब भगवान शिव, उनका वाहन नंदी बैल और उनका जो शस्त्र था त्रिशूल, उसका पूरा चित्र यहाँ से मिलता है। इससे इसकी जो शैव धर्म है उसमें आस्था का प्रमाण यहाँ मिलता है, मतलब बिना आस्था के या बिना झुकाव के कोई इस प्रकार का काम नहीं करवाएगा। तो यहाँ की देशज संस्कृति में भी इसकी रुचि थी, व्यक्तिगत रुचि थी, ये हम देखते हैं। इसके बाद कनिष्क को देखे बिना कुषाण वंश का जो इसकी जो पूर्णाहुति है वो नहीं हो सकती। कनिष्क का शासनकाल कई मायनों में खास है, तो इसको देख लीजिए। ये सबसे प्रसिद्ध था, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। और इसके राज्यारोहण की जो तिथि है, मतलब राज्याभिषेक की जो तिथि है, वो 78 ईस्वी है, और इसी उपलक्ष्य में कनिष्क के द्वारा शक संवत का आरंभ किया गया। कनिष्क के समय में ही कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, और इसी के समय में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बंट गया था। ये चीजें हम जानते हैं। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। मतभेद जो है वो तीसरी बौद्ध संगीति में ही स्पष्ट हो जाता है, लेकिन उस मतभेद का जो परिणाम है वो चौथी वाली सभा में दिखाई देता है। और यहाँ पर हीनयान और महायान जैसी जो 2 विचारधाराएं हैं, एक कट्टरपंथी विचारधारा और दूसरी उदारवादी विचारधारा, इसमें बौद्ध धर्म बढ़ जाता है, जो कि गौतम बुद्ध कभी नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ऐसा होता है। तो ये सब हम देख रहे हैं। इसके बाद कनिष्क के समय में मथुरा और गांधार, ये 2 जो प्रमुख तत्कालीन कला शैलियां थी, प्राचीन कला शैलियां थी, इनका विकास होता है। और कनिष्क जो था ये गांधार कला शैली का पोषक था, या ये कह लीजिए कि जन्मदाता था। गांधार कला शैली ये विदेशी कला शैलियों से प्रभावित थी, जबकि जो मथुरा थी वो देशज थी। और आप जानते हैं कि गांधार कला शैली का मुख्य केंद्र बुद्ध थे, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म पर ही इसमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन जो मथुरा कला शैली है उसमें विभिन्न विषयों पर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, और इनकी जो मूर्तियां हैं, मतलब मथुरा कला शैली की, उसमें प्राकृतिक चित्रण ज्यादा किया गया है, मतलब स्वाभाविकता है, नेचुरलिटी है। जबकि जो गांधार कला शैली है वो आर्टिफिशियल मालूम होती है, बनावटी प्रतीत होती है। ये चीजें हैं। और कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, जिसे कि बाद में पेशावर के नाम से जाना गया। कनिष्क ने चीन और रोमन, इनके बीच में सिल्क रूट की जो 3 शाखाएं थी उस पर नियंत्रण स्थापित किया था। ये रणनीतिक दृष्टि से उस समय भी महत्वपूर्ण था। यहाँ रेशम मार्ग की बात की जा रही है, सिल्क रूट या रेशम मार्ग, उस पर इसका कब्जा था, मतलब ये काफी ज्यादा अपना दबदबा वहां स्थापित किए हुए था, ये बड़ी बात है। और कनिष्क सिर्फ प्रभावशाली ही नहीं था, बहादुर ही नहीं था, बल्कि इसके अलावा वो विद्वान था और विद्वानों का सम्मान करता था, कला का प्रशंसक था। उसके दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान तत्कालीन ये विराजमान रहते थे, जैसे आप पार्श्व का नाम सुनते हैं, वसुमित्र का नाम सुनते हैं, अश्वघोष है, नागार्जुन है और चरक है, ये सब। कनिष्क के अगर उत्तराधिकारियों को आप देखना चाहिए तो इसमें वाशिष्क का नाम आता है। कनिष्क के बाद वाशिष्क और वाशिष्क के बाद हुविष्क,
और उसके बाद वासुदेव। वासुदेव जो था ये कनिष्क काल का अंतिम शासक था। तो ये कनिष्क के ही टोन में सारे नाम है, मतलब राइमिंग वर्ड के तौर पे आप इन्हें याद कर सकते हैं। ये एक जैसी ध्वनि वाले हैं, कनिष्क, वाशिष्क और हुविष्क। आगे चलते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। बौद्ध धर्म में इसकी रुचि थी। ये खुद महायान सेक्ट को सपोर्ट करता था, उसका समर्थन करता था, आप जानते हैं। कुषाण शासकों में विम कटफिशस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करवाए। कुजुल कटफिशस ने सबसे पहले कुषाण वंश की स्थापना की। उसने जो सिक्के जारी करवाए वो तांबे के थे, ताम्र मुद्राएं थी। लेकिन बाद में जब ये आता है विम कटफिशस, जिसने कि साम्राज्य को फैलाया, इसने सोने के सिक्के भी साथ में जारी करवाए। और योद्धियों का प्रमाण आपने देखा कि ये अलग अलग ग्रंथों से, जैसे कि पुराण है, अष्टाध्यायी है, बृहद संहिता है, यहाँ से प्राप्त होता है। ये चीजें आपने पीछे देखी है। इसके बाद कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की जो तिथि है वो 81 ईस्वी सन के आसपास मानी जाती है। और 78 ईस्वी सन जो है, मतलब तारीख जो है, इसमें कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था और उसके तीसरे वर्ष ये सारनाथ में स्थापित की गई थी। ये कुछ चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि कनिष्क के राज्याभिषेक की जो तिथि है वो विवाद का विषय है। यहाँ पर एक मत नहीं है। इस समस्या पर विचार करने के लिए 1913 तथा 1960, यहाँ देखिए 1913 और 1960, यहाँ 2 सन दिए हुए हैं। इसमें लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। 2 सम्मेलन आयोजित करना पड़ा, सोचिए। और उसके आधार पर तब तिथि का निर्धारण हुआ। मतलब यहाँ पे एक मत हो ही नहीं पा रहा था, विवाद बढ़ता जा रहा था। कुछ इतिहासकारों के जो पक्ष थे वो ये मानते थे कि इसकी राज्याभिषेक की तिथि वो नहीं है जो वर्तमान में लिखी जाती है। तो आइए देखते हैं। इसमें 2 सम्मेलन हुए थे और ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थे। द्वितीय सम्मेलन में एक आम सहमति यहाँ पर बनती है, मतलब लोगों में एक राय होती है कि 78 ईस्वी का जो सन था उस समय इसका राज्यारोहण होता है और इसी को शक संवत के रूप में मान्यता देनी चाहिए। तो शक संवत का जो निर्धारण है वो बड़े विवाद के बाद हुआ है। तारीखों में यहाँ बड़ा मतभेद था। तो अंत में 78 ईस्वी पर लोग एक राय होते हैं। ये आप देख रहे हैं। अब चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम माह है उसके रूप में देखा जाता है। चैत्र, उसके बाद वैशाख, उसके बाद ज्येष्ठ, फिर आषाढ़। आषाढ़ से वर्षा शुरू हो जाती है। उसके बाद श्रावण, जो कि इस समय चल रहा है, जिस समय ये वीडियो बन रहा है। और आप जब देख रहे होंगे तो हो सकता है भादो आ गया हो, मतलब भाद्रपद। इसके बाद आश्विन, कार्तिक, इसके बाद अगहन, पौष, फाल्गुन। इस प्रकार से जो हिंदी महीने हैं वो चलते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो चैत्र है ये पहला महीना होता है। चैत्र में जहाँ से विक्रम संवत शुरू होता है, मतलब नवरात्र जो चैत्र वाला पड़ता है उसका जो पहला दिन होता है वहां से विक्रमी संवत का नया साल आरंभ होता है। ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रीय कैलेंडर जो है इसकी तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। मतलब जो बेस है हमारी वर्तमान की तिथियों का, जो तारीखें हम मानते हैं वर्तमान में, हम लोग संवत के हिसाब से नहीं चलते, हम लोग तारीखों के हिसाब से चलते हैं। तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर बेस है। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है, ऐसा माना जाता है। और विक्रम संवत और शक संवत में जो अंतर है वो 135 साल का है। कैसे? तो 2076 में से 1941 घटा लीजिए, आपको जो अंतर मालूम होगा वो 135 साल का है। इतना डिफरेंस बीच में पाया जाता है। अब जो विक्रम संवत है इसके 2 और नाम मिलते हैं। एक तो कृत संवत मिलता है, दूसरा मालव संवत मिलता है। और जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण और विक्रम संवत के बीच में 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई और विक्रम संवत की शुरुआत हुई। इसके बीच में करीब 400 साल या करीब 500 साल का अंतर है। मतलब एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 470 सालों का अंतर पाया जाता है। तो महावीर के निर्वाण की तिथि जो है वो 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। और उसके अनुसार, तदनुसार का मतलब है उसके अनुसार, विक्रम संवत के प्रारंभ की जो तिथि है यहाँ पर 470 आप 527 में से माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस कीजिएगा? क्योंकि इतना ही अंतर है बीच में। तो 527 ये महावीर की मृत्यु की तारीख है, मतलब तिथि है। उसमें से 470 घटा दिया तो 57 ईसा पूर्व ये निर्धारित होती है विक्रम संवत के लिए तारीख। ये हमने देखा। अब इसके बाद अश्वघोष के बारे में यहाँ सूचना है। तो वही चीज दी हुई है जो पहले हमने पढ़ रखी है। इसमें यह कहा गया है कि कनिष्क के राजकवि थे और वसुमित्र यह भी आश्रित विद्वान के तौर पर कनिष्क के दरबार में रहते थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ये सब चीजें यहाँ से मिलती है। वसुमित्र और अश्वघोष दोनों का नाम चतुर्थ बौद्ध संगीति से जुड़ा हुआ है। एक लोग अध्यक्ष थे और दूसरे उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र जो थे अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे ये उपाध्यक्ष थे। इसके बाद कालिदास जो है ये गुप्त काल में हुए। इनका जो समय है ये गुप्त काल का है। अब यहाँ से गुप्त काल की जो झलक है वो धीरे धीरे दिखाई देने लगेगी। गुप्त काल में ये हुए थे, महान कवि थे, आप जानते ही हैं। जबकि जो कंबन है, कंबन भी एक प्रसिद्ध कवि है,
तो इनका उल्लेख प्राप्त होता है 12वीं शताब्दी का, मतलब इनका जो समय काल है वो 12वीं शताब्दी का है। ये चीजें हमने देखी। अब इसके बाद अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि का संबंध किससे है? ये पुष्यमित्र शुंग के समय से है, ये उसके पुरोहित थे और शुंगकालीन ये विद्वान थे, ये आप जानते हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है, और उस पर ये महाभाष्य अर्थात टीका लिखते हैं, टिप्पणी ग्रंथ लिखते हैं। इसके बाद रबातक अभिलेख का उल्लेख यहाँ एक बार फिर से आ गया है। अफगानिस्तान के बलगान प्रांत में, ये देख लीजिए इसकी जो लोकेशन है वो महत्वपूर्ण है। रबातक अभिलेख अफगानिस्तान के बलगान प्रांत में सुर्ख कोतल के निकट रबातक नामक स्थान से वर्ष 1933 में प्राप्त किया गया था। कहां से प्राप्त किया गया, कब मिला और कौन सा अभिलेख है, ये मायने रखता है। तो इसका नाम है रबातक अभिलेख। कहां से मिला है? तो अफगानिस्तान का जो बगलान प्रदेश है वहां से इसकी प्राप्ति हुई है। सुर्ख कोतल नामक स्थान है उसके पास से रबातक स्थान का नाम है, और ये सुर्ख कोतल के पास है। और प्रांत जो है, प्रदेश जो है, उसका नाम है बगलान, और देश का नाम है अफगानिस्तान। इतना लंबा चौड़ा इसका डिटेल है। प्राप्ति कब हुई है? 1933 में। ये जो अभिलेख है ये यूनानी लिपि और बैक्ट्रियन भाषा में लिखा गया है। इसकी लिपि जो है वो यूनानी है और भाषा जो है वो बैक्ट्रियन है। और ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है, मतलब इसमें कुषाण कालीन जो कनिष्क है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में 4 शहरों का उल्लेख प्राप्त होता है, और उन चारों शहरों का नाम आपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देखा है। साकेत यानी अयोध्या, कौशाम्बी यानी इलाहाबाद और आसपास का क्षेत्र, उसके अलावा पाटलिपुत्र और चंपा। कौशाम्बी वो नहीं जो वर्तमान में है, ये प्राचीन कौशाम्बी की बात हो रही है। तो इलाहाबाद और आसपास का एक बड़ा भूभाग इसमें आता था। और साकेत का मतलब वर्तमान में जो अयोध्या है वो नहीं, आसपास का पूरा फैजाबाद और पूरा एरिया उसमें कवर होता था। तो ये सब चीजें हैं। पाटलिपुत्र को आप जानते ही हैं, वर्तमान में पटना, तो जो पटना वर्तमान में है उससे बड़ा था ये पाटलिपुत्र। इसके अलावा चंपा जो कि अंग देश की राजधानी थी। इन 4 शहरों का उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है। तो रबातक अभिलेख यहाँ खास है, इससे हमें कुषाण कालीन शासकों और तत्कालीन जो शहर और नगर व्यवस्था है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति को उसके अमात्य ने मार डाला था, ये आप बहुत बार सुन चुके हैं। अमात्य का नाम वसुदेव या वासुदेव था, और यहाँ से कर्ण वंश या कण्वायन वंश की जो नींव है वो पड़ती है। और यह जो कर्ण वंश था यह भी शुंगों की तरह ब्राह्मण धर्मी था, मतलब यह ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। ये सभी ब्राह्मण थे, कहने का मतलब ये है, वर्ण से, जाति से ये ब्राह्मण थे। शुंग भी और कर्ण भी दोनों जो है अपने गोत्र के नाम पर यहाँ चलते हैं। शुंगों का जो गोत्र था वो भारद्वाज था, ऐसा पतंजलि का कहना है। और जो कण्व थे उनका गोत्र कण्व ही था। कण्व ऋषि की ये संतान माने जाते हैं, मतलब कण्व के वंशज माने जाते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। इसके बाद कुषाण काल को आप देख लीजिए, इसमें बाल विवाह की प्रथा प्रचलित होती है, ये बुरी बात है। महिलाओं के उपनयन की समाप्ति हो जाती है और बाल विवाह का प्रचलन हो जाता है। और ऐसी जब व्यवस्थाएं पैदा होंगी समाज में, इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं वो उत्पन्न होंगी, तो इसका परिणाम क्या होगा? समाज जो है वो गर्त की ओर जाएगा। और यही यहाँ पर होता है, समाज की स्थिति निम्न हो जाती है। जो उसमें उत्कर्ष आया रहता है वो एकदम अवनयन की ओर चला जाता है। इसे आप देख रहे हैं। और कहा गया है कि इस युग में विवाह की आयु को और कम कर दिया गया। पहले ही कम थी, ऐसा नहीं कि पहले बहुत 21 साल वाली उम्र रखी गई थी, 21 साल तो अभी भी नहीं है। तो ये जो विवाह की आयु थी इसे और कम कर दिया गया, मतलब 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की जो कन्या थी उन्हें विवाह के लिए उपयुक्त माना जाता था। मतलब इनके लिए ऐसा कहा जाता था कि जब लड़की का मासिक धर्म शुरू ना हुआ हो, मतलब उसके अंदर जो संतान उत्पत्ति की क्षमता है वो उत्पन्न मतलब एक तरह से शुरू ना हो गई हो, उससे पहले ही पिता अपनी गोद में रखकर उस कन्या का विवाह करवा देता था, मतलब उसका दान कर देता था। कन्यादान की परंपरा थी। और उसके बाद तब कन्या जो है वो अपवित्र मानी जाती थी। ये उस समय की मान्यता थी, मतलब जो पीरियड्स थे वो शुरू होने से पहले ही लड़की का विवाह कर दिया जाता था। तो 10 वर्ष से पहले ही ये काम किया जाता था, ये चीजें। और उसके बाद अगर कोई कन्या इससे बड़ी हो जाती थी तो उसका विवाह भी नहीं होता था, वो आजीवन फिर अविवाहित रहती थी और समाज में हेय दृष्टि से देखी जाती थी। ये चीजें हैं। तो समाज में बहुत बुराइयां पैदा हो गई थी। बाल विवाह करके महिलाओं का शोषण होता था, कम आयु में उनका विवाह होता था तो कम आयु में उन्हें संतान उत्पत्ति करने के लिए झोंक दिया जाता था, और ऐसे में बहुत सारी स्त्रियों की मृत्यु हो जाती थी। तो ये चीजें हैं। कुषाण काल में इस प्रकार की बुराइयां भी दिखाई देती हैं। अब मौर्योत्तरकालीन जो मुद्रा है उसको देख लीजिए। इसमें कुछ सिक्कों का प्रचलन है, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, ये सब है। तो जो सोने के सिक्के थे उनके भी विभिन्न नाम थे, आकार, प्रकार और वजन के हिसाब से या उनके गुणवत्ता के हिसाब से उनका नाम रखा गया था। तो निष्क, दीनार, सुवर्ण, पल और करशार्पण, ये जो नाम है ये सोने के सिक्कों का है, सोने की मुद्राओं का है। निष्क भी, दीनार भी, सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब वैसे भी सोना होता है,
पल और करशार्पण, ये सोने के सिक्के थे। किस वंश के थे, मतलब किस समय के थे, तो मौर्योत्तर समय के थे, मतलब मौर्योत्तर काल के थे। मौर्यों के बाद इनका प्रचलन होता है। चांदी के जो सिक्के होते थे उनके दो नाम थे, करशार्पण और इसके अलावा शतमान। तांबे के जो सिक्के थे उनके लिए कांकड़ी और इसके अलावा करशार्पण शब्द का इस्तेमाल होता है। तो देखिए करशार्पण आपको तीनों ही स्थानों पर मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सिक्कों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता था जिसका नाम था करशार्पण। इसमें कोई धातु मायने नहीं रखती थी। बाकी जो नाम है वो धातु सूचक हैं, जैसे कि निष्क है, दीनार है और सुवर्ण है। इसके अलावा पल, ये सोने के सिक्के थे। शतमान जो था ये चांदी का था और कांकड़ी या कांकड़ी जो था ये तांबे का था, ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा सिक्के बनाने में जो धातुएं प्रचलित थी उसमें सोना, चांदी, तांबा और सीसा, इनका उपयोग किया जाता था। सीसे की मुद्राएं पहले किसने चलवाई थी, बताइए, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के ये जो है ये हिंद यवन शासकों ने चलवाए थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाने का जो श्रेय है वो हिंद यवनों को दिया जाता है। और जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका उत्तर यहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं और यहाँ दिया भी है। और इसे पीछे बार बार जिक्र भी किया गया है। सातवाहन शासकों के द्वारा सीसे के जो सिक्के हैं उन्हें सबसे पहले सर्वप्रथम चलवाया गया था। और तांबे के सिक्के ये सबसे ज्यादा मात्रा में, सर्वाधिक अगर देखा जाए तो कुषाणों के द्वारा चलवाए गए थे। और इसमें और भी कुछ खास बात है, ये कहा गया है कि भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के ये कुषाण शासकों ने चलवाए थे। और जो सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलवाने का श्रेय है वो गुप्त शासकों को दिया जाता है। सोने के सिक्के सबसे ज्यादा मात्रा में किसने चलवाए, गुप्तों ने चलवाए। लेकिन सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के हैं वो कुषाणों ने चलवाए थे। तो यहाँ पर सोने के सिक्कों में कंफ्यूज मत होइएगा। और सबसे ज्यादा मात्रा में तांबे के सिक्के चलवाने का श्रेय ये कुषाणों को दिया जाता है। ये कुछ बातें यहाँ दी हुई हैं। यहां तक हमने सिक्कों के बारे में देखा, कौन कौन सी धातुएं इसमें इस्तेमाल होती थी और पहले कौन सी धातु का सिक्का किसने चलवाया। अब इसके बाद मौर्योत्तर कालीन जो प्रशासन था उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अब हम गुप्त काल की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए, जो शक शासक थे वो मुक्तिदाता की उपाधि को धारण करते थे। त्रातार शब्द जो है इसका मतलब होता है मुक्ति देने वाला। तो मुक्तिदाता की उपाधि धारण करते थे। शकों और कुषाणों ने राजत्व को देवत्व से जोड़ने पर बल दिया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि राजा को देवता का अवतार बताया गया, कि राजा ही ईश्वर है और ईश्वर मानकर उसकी पूजा करो। और राजा को ईश्वर मानने की जो व्यवस्था है वो गुप्त काल में भी चलती है। यहाँ राजा को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसीलिए इसे मतलब पृथ्वी का सम्राट कहा जाता है या पृथ्वी का ईश्वर कहा जाता है, भूदेव कहा जाता है। इसके बाद शक शासकों ने स्वयं को त्रातार या कुषाण शासकों ने स्वयं को देवपुत्र कहा। मतलब ये अपने आप को भगवान कहना चाहते थे एक तरीके से। अब सीधे सीधे भगवान नहीं कह सकते थे, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी उपाधियों के जरिए ये इस बात की सूचना देते थे और बाद में ये जो पदवी है ये मजबूत हो जाती है। इसके बाद इस काल में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। ये देखिए, द्वैध शासन व्यवस्था जो कि हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं वह यहीं पर दिखाई देने लगती है। उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, दोहरा शासन। इसके बाद मौर्य काल का जो पूर्ण केंद्रीकरण है अब वो विकेंद्रीकरण में बदलने लगता है। मतलब पहले मौर्य वंश में क्या था, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी और इस वजह से भारत अखंड बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर विकेंद्रीकरण होता है, यानी साम्राज्य जो है वो बिखरना शुरू हो जाता है, टूटने लगता है। कोई एक केंद्र नहीं रह जाता और सत्ता का जब तक कोई एक केंद्र ना हो तब तक सत्ता स्थिर नहीं होती। यही वजह है कि ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। कोई भी साम्राज्य अगर स्थिर होकर शासन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसका एक प्रमुख केंद्र होगा, और वो चीज मौर्यों के समय में थी। ये जो छोटे छोटे राजवंश हैं जो कि मौर्योत्तर काल में प्रकट होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद कुषाण राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। मतलब महिमा मंडन करने की जो प्रबल इच्छा है वो इनके मन में स्पष्ट दिखाई दे रही है। अपने आप को ईश्वर कहना, ईश्वर का प्रतिनिधि कहना या महाराजाओं में सबसे बड़ा कहना, यानी महाराजाधिराज की उपाधि धारण करना, ये सब यहाँ दिखाई देता है। और शक शासकों ने तो त्रातार की उपाधि धारण कर ली थी, मतलब मुक्तिदाता। और मुक्ति देने वाला कौन होता है, ईश्वर होता है। मतलब ये सीधे सीधे अपने आप को ईश्वर कह रहे थे। तो ये चीजें हैं। इसके बाद कुछ और जानकारियां यहाँ दी हुई हैं। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में दो स्वतंत्र शैलियां विकसित होती हैं। हालांकि ये स्वतंत्र तो नहीं है, इन पर प्रभाव है। मथुरा कला शैली को आप स्वतंत्र कह सकते हैं, लेकिन जो गांधार कला शैली है उस पर विदेशी प्रभाव बहुत भारी मात्रा में रहता है। फिलहाल यहाँ पर स्वतंत्र कला शैलियों के रूप में ही इन्हें देखा जाता है। और कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी करवाए थे, आप जानते हैं। और यद्यपि मतलब सोने के सिक्के जारी करवाने वाले ये पहले नहीं थे, ये प्रथम नहीं थे। शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाने वाले ये पहले थे और सबसे ज्यादा मात्रा में।
इसके अलावा अगर पहली बात की जाए तो हिंद यवन शासक जो थे, इन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। और कुषाणों की अगर बात करें तो इन्होंने सोने के अलावा अन्य धातुओं का भी इस्तेमाल किया था, जैसे चांदी और तांबे के सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे। गुप्तों ने स्वर्ण और रजत के साथ मतलब अन्य धातुओं का इस्तेमाल किया, यहाँ पर मिलावट होती थी। देखिए जो कुषाण शासक हैं उन्होंने शुद्ध मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाए हैं, और गुप्तों के समय में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई हैं, लेकिन सब में मिलावट होती थी, ये एकदम से ओरिजिनल यानी वास्तविक नहीं होती थी। इसके अलावा रजत के सिक्के भी जारी करवाए, मतलब रजत का मतलब चांदी है, तो सोने और चांदी के सिक्के ये गुप्तों के द्वारा भी जारी करवाए जाते हैं। कलचुरी शासक जो थे, कलचुरी वंश के जो शासक थे, इन्होंने स्वर्ण रजत और ताम्र सिक्के चलवाए, मतलब सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। सातवाहन शासक जो थे ये शीशे की मुद्रा चलवाते हैं और ये सोने के सिक्कों का उपयोग नहीं करते हैं, ये खास बात है। सोने के सिक्के ये नहीं चलवाते हैं, ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। हो सकता है एक वाक्य दे दे और उसमें कह दे कि सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के जारी करवाए थे। अब आपको पहचानना हो कि ये सही है अथवा नहीं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, आप जानते हैं। उन्होंने चांदी, तांबा और शीशे का उपयोग किया था। इसके अलावा पोटीन के सिक्के भी जारी करवाए थे। इस प्रकार की धातुएं या मिश्र धातुएं यहाँ पर उपयुक्त की जाती हैं। ये कुछ जानकारियां हैं। इसके बाद अफगानिस्तान का जो बामियान क्षेत्र है वहां पे पहाड़ियों को काटकर बौद्ध प्रतिमाएं विकसित की गई थी, मतलब बनाई गई थी। बाद में तालिबानी जो आतंकवादी हैं वो उन्हें तोड़ देते हैं, मतलब कट्टरपंथी रहते हैं, अपने धार्मिक विचारों के तहत वो मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं। और मूर्तियों को तोड़ने वाले वो कोई पहले नहीं है, इससे पहले बहुत लोग कर चुके हैं। तो ये चीजें हैं, बुद्ध प्रतिमाओं को ये नष्ट करवा देते हैं। इसके बाद भारतीय और यूनानी आकृति ये काफी खास रहती हैं। बामियान की पहाड़ियों में ये बौद्ध प्रतिमाएं बहुत विशिष्ट होती हैं। बामियान प्रांत इसीलिए जाना भी जाता है, लेकिन इन्हें नष्ट करवाने का श्रेय ये बेवकूफों को दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण ये गांधार शैली में प्राप्त होता है। भारतीय और यूनानी दोनों ही जो संस्कृतियां हैं ये दोनों एक साथ कहाँ दिखाई देती हैं? ये गांधार कला शैली में दिखाई देती हैं, लेकिन उसमें ज्यादा प्रबल कौन है? यूनानी। इस पर विदेशी प्रभाव ज्यादा है, इसीलिए बनावटी बना ज्यादा है, मतलब ये अपने देश के लोगों को उतना स्वाभाविक नहीं लगता है। और इस कला शैली का सबसे बड़ा जो संरक्षक था वो कुषाण वंशीय शासक कनिष्क था। इसके अलावा शकों ने भी इसे संरक्षण दिया था, शकों के द्वारा भी इसे संरक्षण प्राप्त था। और इस कला का एकमात्र विषय था बौद्ध, मतलब बुद्धिज्म, और इसी वजह से इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक और ग्रीको रोमन कहा जाता है। ये बातें पुरानी हैं, आपने पीछे देखा है। इसके बाद इसमें हरित स्तरित जो पत्थर होते थे, पाषाण होते थे, उनका इस्तेमाल किया जाता था, और शिष्ट का इस्तेमाल होता था। मथुरा कला में भी हालांकि इसका प्रयोग होता था, मतलब मथुरा में भी इसी का अनुसरण किया जाता था, लेकिन उतना नहीं जितना कि गांधार में। ये सब चीजें हमने देखी, और कालक्रम आप देख चुके हैं, पीछे भी वही चीज यहाँ रिपीट की गई है, मतलब यूनानी, शक और उसके बाद कुषाण। इनका जो सन है वो आपने पिछले वाले वीडियो में या इसी लेक्चर में कहीं देखा होगा। ये बातें दोहराई हुई है, इसलिए यहाँ विस्तार से इसकी व्याख्या नहीं की जा रही है। इसके बाद दारा प्रथम का यहाँ वर्णन दिया गया था, जो कि ईरानी था। ईरानी आक्रमण के तौर पे इसे भारत में सफल आक्रमणकारी के तौर पे देखा जाता है। 522 से लेकर 486 ईसा पूर्व, और इसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। हेरोडोरस का कहना है कि डेरियस प्रथम ने यानी दारा प्रथम ने सिंधु घाटी वाला जो संपूर्ण क्षेत्र था उस पर अपना कब्जा जमा लिया था, और इसके अलावा रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है, मतलब राजपूताना, मतलब राजस्थान की सीमाओं में भी ये घुस आया था। पंजाब को भी इसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और 30 सातवाहन राजाओं के नामों का उल्लेख आपने देखा है, उसमें से 19 का नाम भी आपने देखा है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। ये सब चीजें आप देख चुके हैं। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी ये पैठन या प्रतिष्ठान थी, और पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा जाता है। भृत्य का मतलब समझते हैं दोस्तों, सेवक या नौकर। तो यहाँ पर ये पहले सेवक के रूप में रहते थे, राजाओं के सेवक की भूमिका निभाते थे, और बाद में इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, ये अपने आप को विकसित करते हैं, और उसके बाद शासक बन जाते हैं, राजवंशों की स्थापना करते हैं। और इनकी जो आरंभिक राजधानी थी वो अमरावती थी। इस वंश की स्थापना कौन करता है? आप जानते हैं, सिमुक के द्वारा की जाती है। कर्णवंशी शासक जो अंतिम राजा रहता है, सुशर्मा या सुशर्मन, उसकी हत्या करके 60 ईसा पूर्व के आसपास ये जो व्यक्ति है सिमुक, ये इस वंश की नींव डालता है। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण यानी एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि दी गई है, और इसे अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, ब्राह्मणों का रक्षक भी कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था का प्रबल पक्षधर ये था, ये आपने देखा है। हालांकि इसके समय में वर्ण संकर विवाह होते थे, लेकिन इसने जो वर्ण संकर था उसका विरोध किया था। इसके बाद पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस, मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंट है। पेरिप्लस का मतलब होता है स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट। तो यह एक प्रकार का ग्रंथ है, और इसमें जल यात्रा का वर्णन है।
पानी के जहाज पर चढ़कर समुद्र की यात्रा एक नाविक के द्वारा की गई थी और उसी ने अपने वृतांत को इस किताब में लिखा है, लेकिन अपना नाम लिखना भूल गया या वो लिखना नहीं चाहता था। तो इस वजह से इस किताब के लेखक का नाम अज्ञात है। इस किताब के लेखक का नाम हमें नहीं मालूम, लेकिन इससे दक्षिण भारतीय जो राज्य थे तत्कालीन, उनकी जानकारी प्राप्त होती है। यह रोमन यानी मिस्र के बंदरगाहों के नेविगेशन और इसके अलावा व्यापार के अवसरों का वर्णन देता है। समुद्र की गतिविधियों का इसमें विस्तार से वर्णन है, चाहे वो समुद्री व्यापार हो या बंदरगाह हो या समुद्र के सीमावर्ती जो तटवर्ती राज्य हैं उनकी सूचनाएं हों, वो यहाँ से बृहद मात्रा में प्राप्त होती हैं। और इसमें ये जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नाम की किताब है, इसमें भारत से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, ये भी जानकारी यहाँ से मिलती है। कलिंग का चेदी राजवंश, इसका संस्थापक महामेघवाहन था, ये आप देख चुके हैं। और इस राजवंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। क्यों? क्योंकि संस्थापक का नाम महामेघवाहन था, इतना भयंकर नाम इन्होंने रखा था, तो वंश का नाम भी इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। लेकिन ये सबसे प्रतापी नहीं थे। सबसे प्रतापी इस वंश का शासक कौन था? खारवेल था। खारवेल का जो अभिलेख है उसे आपने देखा, तो वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। इसके बाद जो अंतिम इसमें तथ्य है उसको देख लीजिए। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिलती है। ये बातें हमने देखी। कानून की किताब ये लिखता है और कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए खासतौर पे जो रोमन कानून है उसका श्रेय इसको दिया जाता है। तो कुछ सूचनाएं वही रिपीटेड थी, दोहराव था, लेकिन कोई बात नहीं। जो तथ्य नए हैं उन्हें हम ज्यादा अच्छे से देखेंगे और जो पुरानी सूचनाएं हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगला वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में देखेंगे। गुप्त वंश और गुप्त वंश के बाद की स्थितियां किस प्रकार से यहाँ पे उभर कर सामने आती हैं, पैदा होती हैं, इसको हमें देखना है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, उसे आगे किसने बढ़ाया और इसका वर्णन किस पुराण में प्राप्त होता है, यहाँ प्रशासन कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी और तत्कालीन समाज कैसा था, इन सब की जो विस्तार से चर्चा है वो अगले वीडियो लेक्चर में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।